बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला रहा हूँ इस्लाम भी लाया तो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो ज़रा सेटल हो जाए आपके कैमरा मैन, ठीक है? किसी को और परेशानी तो नहीं है कोई? क्योंकि वो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको दोपहर में तकलीफ़ दी है और कोशिश की है कि ज़रा ठंडी जगह बिठाएं, वरना हमारे पास तो गर्मी है। आज कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक हमारे दोस्त हैं जो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से सच्ची बातें राब्ते में थे, लेकिन मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर हम आपस में टाइम मैच नहीं कर पा रहे थे। तो मैं तारुफ करा देता हूँ, थोड़ी सी बात आपसे ये कर लेंगे, उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि आपके सवाल भी होंगे, कुछ और इशूज़ भी हैं। मिर्ज़ा खलीलुल्लाह साहब हैं, साबिक MPA हैं MQM के, न्यू कराची से MPA रहे, और उसके बाद काफ़ी अरसा ये लंदन में रहे, लंदन चले गए थे और वहाँ लंदन में MQM सेक्रेटेरिएट या जो वहाँ पर लंदन में 90 जो उनका ऑफिस था उसको ये हेड करते रहे, उसको चलाते रहे, और इस वक्त PSP यूरोप और UK के सीनियर नायब सदर हैं और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कुछ उनके और भी साथी हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि हम इत्तफाक है, बीच में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की, लेकिन मिर्ज़ा साहब के साथ हमारा कोई टाइम जो है वो प्रॉपरली हम सेट नहीं कर सके। तो आज मैंने मुनासिब समझा कि मिर्ज़ा साहब की ज्वाइनिंग कराएं और उसके बाद आइंदा फिर इनके तवस्सुत से जो और दोस्त इनके हैं MQM के और PSP के, उनको हम पार्टी में शामिल करवाएंगे। तो मिर्ज़ा खलीलुल्लाह साहब ज़ाहिर है, जिस तरह मैंने आपको बताया, साबिक MP भी रहे, लेकिन तंजीमी काम काफ़ी किया है इन्होंने, तो तंजीमी तौर पर काफ़ी इनका तजर्बा है और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर के तौर पर इनको खुशामदीद कहता हूँ। और जिस तरह और हमारे दोस्त जो MQM से आए, PSP से आए या दीगर जमातों से आए, उन्होंने पार्टी में शमूलियत के बाद अपने ज़रिए से और लोगों को पार्टी की तरफ राग़िब किया और पार्टी में शमूलियत के लिए उनको तैयार किया। तो मुझे उम्मीद है कि मिर्ज़ा खलीलुल्लाह साहब जो MQM में काफ़ी अरसा रहे हैं, बड़े पुराने उनके कारकुन थे, मैं बता दूं 93 में MPA थे उनके ये, और इनके भी काफ़ी वहाँ राब्ते हैं। तो इनके ज़रिए भी हम जो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले MQM के और PSP के दोस्त हैं, उनको पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार करेंगे, रुजू करेंगे। तो मैं मिर्ज़ा साहब से गुजारिश करूँगा कि मुख्तसर में कुछ बात कर लें, फिर कुछ मैं बातें और करूँगा, फिर आपके सवाल हैं। जी, बहुत शुक्रिया सैयद गनी भाई और तमाम पीपल्स पार्टी के दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने यहाँ मुझे वेलकम किया है। और मैं आप सबको तमाम मीडिया के हज़रात को अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करना चाहता हूँ। और बस अब आज से समझ लें कि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, और इस सिलसिले में अगर आपको कोई मुझसे सवाल या कोई अपने तौर पे आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो बेशक मेरी तरफ से। सैयद भाई, ये बताइएगा कि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी कारकुन कराची में कत्ल होते रहे, उनके इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी MQM पर आयद करती रही है, बिलखुसूस MQM लंदन का। तो ये लंदन से आए, उस जमाने में BA भी रहे, क्या उन तमाम कत्ल के हमने उन्हें माफ़ कर दिया है या आगे चल के पीस इस पर बरकरार? देखिए, एक तो जिस तरह मैंने बताया कि ये 95 के बाद लंदन में रहे ज़्यादा, तो वहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी कार्रवाइयाँ हुई हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने एक मरतबा बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था, जब ये कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि MQM में दो किस्म के विंग हैं, एक वो हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं और एक उनके पॉलिटिकल लोग हैं। और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि MQM के जो सियासी लोग हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे और उनसे रब्ता रखेंगे, इसलिए कि पॉलिटिकल लोगों से रब्ता करना, उनको सियासी दायरे में लेकर आना कोई गलत बात नहीं है, उनको स्पेस देनी चाहिए, उनको गुंजाइश होनी चाहिए कि वो काम करें।
कराची शहर में पिछले कुछ बरसों से जब हालात बेहतर हुए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो शायद माजी के हालात में MQM छोड़ने का या किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का तस्वुर नहीं कर सकते थे, उन्होंने अपनी विल से अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सियासी पार्टियां ज्वाइन की और वो उन सियासी जमातों में काम कर रहे हैं, जिसमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। मैं भी ये बात मैंने हर दफ़ा कही है कि हमारे पास ज़ाहिर है एक सियासी जमात होने के नाते कोई हमारा इंटेलिजेंस विंग तो है नहीं कि हम हर आदमी को शामिल करने से पहले उसकी एक एक चीज़ की छान फटक करें। जो आम तरीक़ेकार हो सकता है कि उनके मुतल्लिक हम मालूमात लें अपनी पार्टी के लोगों से भी, और जनरली जो तरीका हो सकता है उस ज़राए से, तो हम कोशिश करते हैं कि पार्टी में जितने दोस्त आते हैं उनके मुतल्लिक मालूमात ले लें और उनको पार्टी में शामिल कर लें। लेकिन इसके बाद भी कई जगहों पे ऐसी चीज़ें आती हैं जो कुछ लोगों के ऊपर केसेस वगैरह भी होते हैं, लेकिन मैं फिर ये समझता हूँ कि अगर किसी के ऊपर केसेस झूठे हैं तो और केसेस ख़त्म हो गए हैं और उनको गिरफ्तारियाँ भी उनकी हुई, मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने उनको उठाया और उसके बाद क्लियर करके उनको छोड़ दिया, तो उनको सियासी दायरे में लेकर आने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर किसी के ऊपर साबित हो जाती है कि वो दहशतगर्दी में मुलविस थे, जो नॉन लोग थे ऐसे, तो फिर उनको ज़ाहिर है कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि किसी भी सियासी जमात को उनको नहीं लेना चाहिए। अच्छा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और MQM के लोगों की शमूलियत से ये तासुर दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि शहरी इलाकों के लोग अब पीपल्स पार्टी को जो है वो अपना कोई उम्मीद की किरण समझते हैं या कुछ समझते हैं, बकौल मतलब आप लोगों की। लेकिन देखा यह गया है कि कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह है। पीपल्स पार्टी 13-14 सालों में ना तो कराची को ट्रांसपोर्ट दे सकी है, न बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकी है। लोग इस वक्त भी महरूमी का शिकार हैं, जिसका बरमला इजहार जो है MQM समेत दीगर जो शहरी इलाकों की नुमाइंदगी रखने वाली जमातें हैं वो करती रहती हैं। तो आप लोग शहर की तरफ तवज्जो कब देंगे और ये जो एहसास महरूमी है इसको कब खत्म करेंगे? जो बात आपने कही वो आधी गलत और आधी सही है। सही इस हद तक है कि कराची में मसाइल हैं और उन मसाइल को हल होना चाहिए, और गलत इस तरह से है कि आप ये समझते हैं, आपका तासुर आपने ये लिया हुआ है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची में कुछ भी नहीं किया। ये तासुर गलत है। हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, कराची में भी और सूबा सिंध के दीगर अजला में भी। मैं ये समझता हूँ कि जो बेहतर फ़ैसला है वो कराची के शहरी कर सकते हैं। ये फ़ैसला तनतना ना कोई एक मीडिया का रिपोर्टर कर सकता है, ना कोई एक चैनल कर सकता है, ना कोई हमारी मुखालिफ सियासी जमात कर सकती है। बल्दिया टाउन के इलेक्शंस इस बात का सबूत हैं कि वो सीट जहाँ पीपल्स पार्टी को लोग गिनती में नहीं लाते थे, वो पीपल्स पार्टी ने जीती, और मुश्किल सीट थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कराची के लोगों ने वोट दिया पीपल्स पार्टी को, हम जीत गए। मैं जिस सीट से जीता 2 मरतबा, वो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल सीट समझी जाती थी, अल्लाह का शुक्र है 2 मरतबा में जीता और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जीतेंगे। मलीर में जो इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि ज़िमनी इलेक्शन में नॉर्मली टर्नआउट कम होता है, सियासी जमातों के वोट कम होता है, तमाम हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों का वोट कम हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट वहाँ बढ़ा। उसके अलावा भी जो दीगर इलेक्शंस सूबा सिंध में हुए हैं, पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के मुकाबले में बाई इलेक्शंस में ज़्यादा वोट लिया है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो कुछ महीनों बाद जब बल्दियाती इलेक्शंस होंगे कराची में, आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले के मुकाबले में ज़्यादा सीटें यहाँ से जीतेगी। तो ये फ़ैसला कराची के लोगों को करने दें कि वो पीपल्स पार्टी से कितने मुतमईन हैं या कितने नहीं हैं। कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की तरजीह है, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ जो लोगों के मसाइल हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये बता दीजिएगा, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपको सरकारी फॉर्च्यूनर 200 में मिली कोई BH0285 कोई फॉर्च्यूनर सरकारी गाड़ी आपके पास है, एक सरकारी गाड़ी 142 भी फॉर्च्यूनर आपके पास है, लेबर डिपार्टमेंट की सिविल की कह रहे हैं आपके पास। तो ये बात सही है कि जो मेरे पास अगर सरकारी गाड़ी है तो मैंने कहीं वो बेची नहीं है, मैंने छुपा के नहीं खड़ी की है, मैं इस्तेमाल करता हूँ और मुझे इस्तेमाल करनी चाहिए। और सरकारी गाड़ी मेरे पास उस वक्त होगी जब तक मेरे पास सरकारी ओहदा होगा, और मैं वाहिद मिनिस्टर नहीं हूँ जो मैं आया हूँ तो मुझे कुछ सरकारी गाड़ियाँ मिल गई हैं। मुझसे पहले वाले जो मिनिस्टर्स थे उनके पास भी वो गाड़ियाँ थीं, और मेरे आने वाले बाद जो होंगे उनके पास वो भी होंगी। बाकी ये मेरा रिकॉर्ड है कि मैं जिस डिपार्टमेंट का रहा हूँ वज़ीर, अगर वो डिपार्टमेंट मुझसे गया है तो मैंने अगले दिन तमाम की तमाम चीज़ें उनको वापस कर दी हैं।
اور میں اب ज़्यादा अपनी सफाई में या वो चीज़ें बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत सारी चीज़ें जो मिनिस्टर्स की इंटाइटलमेंट होती है, जो कानूनी तौर पर मैं ले सकता हूँ, मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ तनख्वाह लेता हूँ जो मिलती है हर मेंबर को, हर मिनिस्टर को। उसके अलावा बहुत सारी सहूलियात जो कोई वज़ीर ले सकता है, मैं वो नहीं ले रहा हूँ। अगर आपका तसल्ली आपकी नहीं हुई है तो आप मुझसे अकेले पूछ लीजिएगा, मैं आपको गिनवा भी दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं ले सकता हूँ और मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं अगर एक आधी चीज़ें अगर और है वो कर लूँ, फिर आप ताकि इकट्ठे सवाल कर लीजिएगा। अगर आप इजाजत तालीम के उसके हवाले से पूछना चाहते हैं इस वक्त वैसे तो जी आपने जी 30 पहले फिर वो कर लेना, उसको रोका मैंने। को तालीम खाते में जेके टीचर भर्ती करण वारो प्रोसेस शुरू थियो उन लाइ जेको आहे कागज़ बि बता विया, पर अञा ताईं वो टेस्ट वारो जेको प्रोसेस आहे शुरू न थी सघियो आहे। उम्मीदवार परेशान आहिनि त असांखे कॾहिं नौकरियूं मिलंदियूं? देखिए, ये हमारा एक तरजीह प्लान है कि हम जल्द से जल्द टीचर्स अपॉइंट करें, इसलिए कि टीचर्स की बहुत कमी है सूबा सिंध में, और इस कमी की वजह से हमारे स्कूल मुतासिर हो रहे हैं और कई स्कूल हमारे बंद हैं। हमने रिसेंटली 2247 स्कूल खोले हैं, लेकिन दीगर स्कूलों से एक एक दो दो टीचर्स निकाल कर उन स्कूलों को दिए ताकि वो स्कूल चल सकें। ये नाकाफ़ी है। 37,000 मुलाजमतों के लिए हमने इश्तिहार दिया और IBS सक्खर के थ्रू दिया। उस पर लाखों सिंध के नौजवानों ने अप्लाई किया है, लेकिन चूंकि ये कोविड का जो मसला है ये हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों को बुलाएं और उनके टेस्ट करवाएं। मैं अगले एक आध दिन में शायद सक्खर IBA का विज़िट भी करूं और वहां पर उनसे ब्रीफिंग भी लूँगा और जो मुमकिनात सूरत हाल हो सकती हैं कि किस तरह से हम जल्द से जल्द ये अमल शुरू करें ताकि टीचर्स अपॉइंट हों, ताकि उसको आगे बढ़ा सकें। और हम इस पर ख़ुद परेशान हैं कि ये थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार हो रहा है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि लाखों लोगों ने अप्लाई किया और उनको हम टेस्ट के अंदर उन्हें बुलाना है और मौजूदा जो कोविड की सूरत हाल है उसमें बुलाना ज़रा मुश्किल है, तो ये हम करेंगे। मैं एक दो चीज़ें अगर कर दूँ तो उसके बाद थोड़ा आप सवाल कर लीजिएगा, इससे हट के भी जो मुल्क की सूरत हाल है। लेकिन एक तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। ये हुकूमत हमेशा मस्खरेपन की हरकतें करती है, लेकिन दो तीन चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं, मैं आपके सामने रखूंगा, बाकी आप खुद सोच सकते हैं। चीनी के क्राइसिस आए, चीनी का बहरान हुआ, चीनी की कीमतें बढ़ गई, तो वफाकी हुकूमत ने एक कमीशन बनाया और उसको ये कहा कि आप इसकी तहकीकात करें कि चीनी की कीमत में इजाफा क्यों हुआ है। मैं अभी वीट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं पेट्रोल पे नहीं जा रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ों पे नहीं जा रहा हूँ, मैं गैस की कीमतों में इजाफे पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन चीनी पर एक कमीशन बनाया। उस कमीशन की रिपोर्ट आई, अगर आप चुप हो जाए पीछे, तो जब चीनी की कमीशन की रिपोर्ट आई और किसी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जब सवाल उठाया गया हमारी जानिब से भी, मीडिया की जानिब से भी, कि जनाब क्यों इस पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कार्रवाई नहीं हुई, तो हुकूमत के जो 300 तर्जुमान हैं उन्होंने बताया कि जनाब इसका एक फॉरेंसिक हम करवाएंगे अभी मज़ीद, और वो FIA करेगी और उसके बाद फिर हम इसमें कार्रवाई भी करेंगे लोगों के ख़िलाफ़। चलें जी, FIA ने वो फॉरेंसिक भी शुरू किया और पता नहीं कितने महीने कितने साल लगा के वो काम भी मुकम्मल किया, और फिर उसके बाद पता चला कि अब कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक हम ख्याल ग्रुप बन जाता है और हम ख्याल ग्रुप के दबाव में आकर वज़ीर आज़म ने अपनी पार्टी के एक सेनेटर को ये कहा कि आप इनकी बात सुने और आप फैसला करें कि ये लोग गुनहगार हैं कि बेगुनाह हैं। अब ये तमाशा नहीं है कि कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, फिर FIA ने फॉरेंसिक कर लिया, उसकी रिपोर्ट आई। अब PTI का एक सेनेटर जो है वो रिपोर्ट देगा कि ये कमीशन की रिपोर्ट, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सही है कि गलत है, और जिन लोगों के खिलाफ FIR हो रही हैं या थोड़ी बहुत जो कार्रवाई होने का इम्कान है वो सही है कि गलत है। तो उस रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है जो सनद देगा फॉरेंसिक रिपोर्ट को भी और जो इंक्वायरी पे शुगर का कमीशन बना था उसको भी। मैं ये समझता हूं कि इससे बड़ा मजाक जो है वो हो नहीं सकता कि अब आपकी पार्टी का सेनेटर तय करेगा कि जनाब हमें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये लोग गुनहगार हैं या बेगुनाह हैं। फिर दूसरी आपको मिसाल दूं, अभी बड़ी बगलें बजाई जा रही हैं कि GDP ग्रोथ जो है वो 3.9% से भी ज़्यादा हो गई है
अल्लाह करे ये 10% हो, अल्लाह करे ये 15% हो, GDP ग्रोथ अच्छी होगी, मुल्क की मईशत अच्छी होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, जो महंगाई का अज़ार हमसे उतरेगा, एक हालात मुल्क के बेहतर होंगे, हर शख्स चाहता है, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, अल्लाह करे कि ये बातें सही हों और इससे ज़्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि मार्च में जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो हफीज शेख साहब को सेनेट का इलेक्शन लड़ाया जा रहा था इसलिए कि उनको सेनेटर बनाएंगे और उसके बाद उनको वजीर ख़जाना बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। बदकिस्मती से वो सेनेट का इलेक्शन हार जाते हैं, वहाँ से फारिग हो जाते हैं, लेकिन उनको कंटिन्यू करते हैं। फिर अचानक एक दिन जो है पता चलता है, गालिबन अप्रैल के महीने में शायद, कि हफीज शेख जितना नालायक आदमी तो कोई नहीं है, उसकी वजह से मुल्क में महंगाई है, उसकी वजह से मुल्क की मईशत बर्बाद हो गई है, लिहाजा उनको फारिग करो। और शौकत तरीन साहब को जो है उन्होंने ख़जाना का जो कलंदान है वो दे दिया और कहा कि जी अब आप मईशत को भी ठीक करें, महंगाई को भी कम करें। अब जो ये बता रहे हैं कि जी GDP की ग्रोथ 3.9% हो गई है, और जो डेटा बता रहे हैं वो डेटा सारा हफीज शेख के दौर का है। जिस आदमी को इन्होंने नाअहल होने की बुनियाद पर और जिम्मेदार ठहराते हुए कि महंगाई का जिम्मेदार है, मईशत की बर्बादी का जिम्मेदार है, जो इनकी मईशत माइनस में चली गई थी, ग्रोथ हमारी GDP उसका जिम्मेदार है, उसको निकाल दिया। और उसके बाद अचानक से जो है वो ग्रोथ 4% आ गई सामने, और अब ये जो है वो बगले खुद बजा रहे हैं। मेरा तो मुतालबा है कि मौजूदा हुकूमत हफीज शेख को वापस लेकर आए, उससे माफ़ी मांगे कि भाई हमने तुम्हें खामखाई नालायक नाइल कह दिया, असल तो नालायक हम थे जो तुम्हें पहचान नहीं सके, तुम तो बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हो, और उनको दोबारा से लगाएं। वरना मुझे समझ नहीं आ रही बात, मैं तो सीधा सा आदमी हूँ, आम सा आदमी हूँ, लेकिन माहिरीन जो हैं वो बड़े परेशान हैं कि ये 3.9 हो कैसे गई। दुनिया की कोई एजेंसी नहीं कह रही थी कि ये 3.9 होगी, कोई पाकिस्तान का इदारा ये नहीं कह रहा था कि 3.9 होगा। ये अचानक से एक रात आपको पता चला, मुझे पता चला, इतना हो गया। और उसके बाद हुकूमत के 300 तर्जुमान जो है ये बताना शुरू कर दिया उन्होंने कि जी हमारी मईशत माशाल्लाह अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। ये बड़ी अजीब सी बात हुई। फिर अभी मैंने वो देखा, एक छोटा सा वो वज़ीर आज़म जो टीवी पे आजकल बैठते हैं, लोगों के रिकॉर्डेड फ़ोन सुनते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि भारत से इस वक्त ताल्लुकात नॉर्मल करना जो हैं वो कश्मीरियों के साथ दगाबाजी होगी और उनके साथ हमें ताल्लुकात उस वक्त ठीक नहीं करने चाहिए जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो जाते। जो मजालिम कश्मीरियों पर भारत कर रहा है वो ख़त्म नहीं होते। बात ठीक है, हम इस बात पर वज़ीर आज़म से इत्तफ़ाक़ करते हैं, लेकिन उसका हम क्या करें कि जो वज़ीर तिजारत इमरान खान है, उस वज़ीर तिजारत इमरान खान ने एक समरी मंजूर करते हुए भारत से तिजारत करने की इजाज़त दी। वो तो अल्लाह भला करे वज़ीर आज़म इमरान खान का, जिसने वज़ीर तिजारत इमरान खान की समरी को मुस्तरद किया काबीना में, और बड़ी हैरत का इज़हार किया कि वज़ीर तिजारत इमरान खान ने ऐसी समरी कैसे मंजूर कर ली जो कश्मीरियों के साथ जब तक भारत का जुल्म जो नहीं होनी चाहिए थी। तो मैं ये मुतालबा करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान से कि वो वज़ीर तिजारत इमरान खान के खिलाफ भी कार्रवाई करें, उसको बरतरफ करें, इसलिए कि उसने भारत के कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम की मौजूदगी में वज़ीर तिजारत इमरान खान की सूरत में वज़ीर आज़म इमरान खान को एक समरी भेजी जिसमें भारत से तिजारत करने की सिफारिश की गई थी। तो ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि एक मुल्क का वज़ीर तिजारत इमरान खान उस मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी के खिलाफ समरी मंजूर करता है और रिकमेंडेशन भेजता है कैबिनेट को कि जनाब आप जो हैं भारत से तिजारत को बहाल कर दीजिए। ये बड़े जो अजीब अजीब मजाक हैं वो PTI की नालायक नाइल हुकूमत के होते हुए ही हो सकते हैं कि एक वज़ीर ख़जाना को बरतरफ करते हैं इसलिए कि उसने हालात ख़राब किए हैं, फिर उसी के दौर में पता चलता है कि जी माशाल्लाह इतनी ग्रोथ हो गई GDP की हमारी। फिर ये भी इसी दौर में होता है कि भारत से तिजारत करने की समरी वज़ीर आज़म खुद मंजूर करते हैं, फिर खुद ही बताते हैं कि जनाब भारत से ताल्लुकात हमारे जो है वो ठीक नहीं होने चाहिए। फिर खुद ही शुगर कमीशन बनाते हैं जिसमें वज़ीर आज़म पे भी उंगलियां उठती हैं। वज़ीर जो इनके वो थे जो अरस्तु हैं इनके असद उमर साहब,
उन पर भी उंगलियां उठती हैं, लेकिन फिर फॉरेंसिक होती है, फिर फॉरेंसिक के बाद अली जफर साहब फैसला करेंगे कि वो बातें ठीक थी कि नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि ये इस किस्म के जो भोंडे मजाक हो रहे हैं वो बड़े अजीब से हैं। दुनिया में तमाशा बनता है, मुल्क में तमाशा बनता है, और ऐसे नालायक लोगों के खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए। फिर अभी वज़ीर आज़म ने बताया कि चाइना की गाय जो है पाकिस्तान की गाय से ज़्यादा दूध देती है। अगर हमारी गाय भी चाइना के गाय जितना दूध देना शुरू कर देगी तो पाकिस्तान के सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ जो कल निसार खोड़ो साहब ने भी एक ऐलान किया है कि सूबा सिंध के साथ जो ज़्यादती हो रही है, कि जो पानी की कटौती हुई है, जिसकी बिना पर सूबा सिंध के तमाम अजला और सूबा सिंध के तमाम लोग बशमूल कराची के लोग पानी की कमी का शिकार हैं, और जिसकी वजह से सूबा सिंध की ज़राअत मुतासिर हो रही है, हमारे लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और जो ज़्यादती हो रही है उस पर जो मुजाहरे हैं इंशाअल्लाह ताला वो मुजाहरे भी आगे करेंगे। अब कोई सवाल आपका हो तो हाजिर होगी। डॉक्टर कयूम सुमरो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय गद्दारी की जाने से मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता कर रहे हैं या अपनी जाती हैसियत में रब्ता कर रहे हैं? दूसरा, करंट फिस्कल ईयर में महकमे तालीम के कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, नेक्स्ट में क्या प्रोजेक्ट प्रपोज किए जा रहे हैं? देखें, मुझ समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोगों के दीगर जमातों के लीडर से रहनुमाओं से राब्ते हैं, मुलाकातें होती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम की तमाम मुलाकातें हम पार्टी क़यादत की ख्वाहिश या उनकी ईमा परी करते हों। हम वैसे भी मिलते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं। तो मुझे नहीं पता कि कयूम सुमरो साहब की जो मुलाकात हुई है, लेकिन मेरा ये गालिब इम्कान है, मेरी राय है कि शायद वो मुलाकात उन्होंने वैसी की होगी, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं है कि कोई पैगाम लेकर गए थे कि नहीं, लेकिन मुलाकातें हमारी होती रहती हैं, तो इसमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। जो आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से बात की, हमारी कोई अराउंड, अगर नंबर्स मुझे एग्जैक्टली याद ना हो तो शायद 269 स्कीम्स हमारी थी इस साल की, और उसमें से 155 स्कीम्स हमारा टारगेट था कि हम मुकम्मल करेंगे। पहले ये 175 थी, लेकिन फिर उसको रिड्यूस करके हमने जो अप्रैल में या ग़ालिबन मार्च में एक मीटिंग की थी, इसको रिव्यू किया तो ये 155 हो गई थी। तो हमारी कोशिश है कि 155 स्कीम्स जो हैं वो जून में मुकम्मल कर लें, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता 155, हो सकता है कि इसके अंदर मज़ीद थोड़ी सी कमी आ जाए। लेकिन अगर हम 150 भी करते हैं तो हम इससे मुतमईन होंगे, हम समझते हैं कि ये अच्छा एक नंबर होगा जो हम फेज़ आउट करेंगे स्कीम्स। बाकी आने वाले बजट में मैं अभी एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता, इसलिए कि वो फाइनलाइजेशन के मराहिल में है, लेकिन एक हमारी कोशिश है कि हम बजाय ज़्यादा तरजीह दें नए स्कूलों को, हमारे जो एग्जिस्टिंग पुराने स्कूल्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के जो काम हैं उसको हम ज़्यादा करें, मतलब रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो ज़्यादा करें, इसलिए कि पिछले कोई 10-12 बरसों में बारिशों की वजह से जो सैलाब आए उसकी वजह से हमारे स्कूल्स बहुत ज़्यादा मुतासर हुए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, और अक्सर शिकायत यही आती हैं कि स्कूल की इमारत जो है वो मुनासिब नहीं है, इसलिए बच्चे भी वहाँ से इनरोलमेंट उनकी कम होती जा रही है। तो इस बजट में हमारी कोशिश होगी कि हम एक ख़तीर रकम रखें अपनी रिहेबिलिटेशन के मद में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पुराने स्कूल्स हैं उनकी इमारत को हम ठीक कर सकें। जी सही करी साहब, छोटे छोटे से 2 सवाल है। एक सवाल तो ये बता दें कि बड़ा इबाम है, दीगर सूबों ने इम्तिहानात की डेट का भी अनाउंस कर दिया है, KPK ने कर दिया, पंजाब भी कर रहा है, सिंध में अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये बता दें स्कूल कॉलेज कब खुलेंगे और मैट्रिक के इम्तिहानात कब शुरू होंगे। दूसरा एक सवाल ये है कि आप प्राइमरी एजुकेशन में तो अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं टीचर्स की बात, या सेकेंडरी में, लेकिन जो कॉलेज एजुकेशन है उसमें भी बहुत वैकेंसी है, उसको कब फुलफिल करेंगे? देखें, पहली बात जो आपने पूछी तो उस पर मैं अर्ज़ कर दूं कि सूबा सिंध का पहले से ही ये प्लान था कि हमारी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जमात के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जुलाई के महीने में होंगे। बाकी सूबों का मुख्तलिफ था, वो पहले कर रहे थे इसलिए उनको परेशानी हुई और वो उसको रीशेड्यूल कर रहे हैं। हमारा प्लान अभी तक जो है वो जुलाई के महीने का ही है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ये कोविड की सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाएगी और हम इस पोजीशन में होंगे कि हम जुलाई के महीने में ये एग्ज़ाम्स करवा लें। थोड़ा सा दिन आगे पीछे हो सकते हैं, वो हम कुछ दिनों में बता देंगे, लेकिन हमारा जो तरीक़ेकार है
वो हमारी मुख्तलिफ माहिरीन की कमेटीज़ हैं, हम उनसे मशावरत करते हैं, फिर जो माहिरीन हमें एडवाइस करते हैं उसकी रोशनी में हम फैसला करते हैं। तो आज भी इस वक्त एक मीटिंग हो रही है और वो फिर रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे डिपार्टमेंट को और फिर उसके मुताबिक हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जो दूसरा आपका सवाल था, तो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ कि अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने लेक्चरर्स की अपॉइंटमेंट के लिए भी टेस्ट लिए हैं और वो मरहलावार आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला वो जैसे ही मुकम्मल होता है अमल तो हमें नए लेक्चरर्स भी काफ़ी मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी कमी है। और हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि 17 ग्रेड की जो पोस्ट होती हैं वो हम सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए पुर करने के पाबंद हैं। तो जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का अमल है, जो तरीक़ेकार है, उसमें काफ़ी वक्त लग जाता है और इसलिए उसमें ताख़ीर भी होती है। अब तो खैर अदालतों के कुछ फैसले भी आए हैं जिसकी बिना पर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर कुछ उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए हैं, जिसकी वजह से शायद मज़ीद ताख़ीर हो जाएगी, लेकिन कोशिश हमारी है कि हम जल्द से जल्द उसमें अपॉइंटमेंट कर लें दोनों साइडों पे, चाहे प्राइमरी हों, चाहे सेकेंडरी हों, चाहे वो हायर सेकेंडरी स्कूल वगैरह हों, अपने कॉलेजेस हों, उसमें हम कर लेंगे। 8वीं जमात की कब हो रहे हैं एग्जाम्स? एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बताया ना, अभी हम एक आध दिन में इंशाल्लाह ताला अनाउंस करेंगे सारा शेड्यूल। अच्छा, ताजिर हज़रात एक मिनट अरबाब कर ले फिर आपका। जी 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 मेरा आप दोनों से सवाल है। आपसे सवाल ये है कि जिससे एमकेएम के रहनुमा को आपने शपथ कराई उसी यानी साबित और इस वक्त का जो रहनुमा है ख्वाजा आज़ाद, वो आप पर पश्तूनों, उर्दू बोलने वाले और बलोचों के माशी कत्ल का इल्जाम कल उन्होंने लगा दिया है। आपने कौन कौन से कत्ल किए उसकी फहरिस्त बता दीजिएगा और आपका सवाल पूरा हो तो फिर मैं इनसे सवाल करूँ। देखिए, एक तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने जो भी कुछ सख्त फैसले किए जिससे लोगों को मुआशी तौर पर नुकसान पहुँच रहा है वो खुशी से नहीं किए और बड़ी एक मुश्किल सूरत-ए-हाल का सामना करते हुए किए हैं। इसलिए कि अगर कोविड की सूरत-ए-हाल ख़राब होती है तो हमारे ही सूबे के लोग, हमारे ही शहर के लोग उसकी जद में आते और फिर शायद नुकसान ज़्यादा होता, मईशत का भी नुकसान होता, सेहत का भी नुकसान होता। तो हुकूमत ने जो फ़ैसला किया वो कोई अनोखा, अनहोना, अजीब सा फ़ैसला नहीं था। दुनिया भर में ये फ़ैसले हुए हैं। पंजाब में भी जब इन्फेक्शन रेट बढ़ गया था तो लाहौर समेत बड़े बड़े शहरों में बिल्कुल कर्फ्यू की सूरत-ए-हाल पैदा की गई। वहाँ लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की गई जिन्होंने हुकूमती अहकामात को फॉलो नहीं किया, लेकिन आपने देखा कि उन सख्त फैसलों के नतीजे में लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में जो कोविड की सूरत-ए-हाल थी वो कंट्रोल में आई। तो अगर सूबा सिंध में भी जब कराची में ख़ास तौर पे, हैदराबाद में ख़ास तौर पे और फिर तीसरे नंबर पे सक्खर में नंबर्स बढ़ने लगे तो या तो हुकूमत आंख बंद किए बैठी रहती या फिर ये कि कुछ सख्त फैसले करती जिसकी वजह से हम कंट्रोल करने की कोशिश करते। सूबा सिंध की हुकूमत ने पिछले 10-12 दिनों में जो कुछ सख्त फैसले किए हैं उसकी बिना पर आपका जो इन्फेक्शन रेट था वो कम हुआ है। अगर आप वो ग्राफ देखें, जब ईद के तकरीबन एक हफ्ते बाद 2 दिन ऐसे गुजरे हैं जब सूबा सिंध में इन्फेक्शंस का जो नंबर है वो 2000 को हमने क्रॉस किया था और पिछले साल जब ईद के बाद 3000 का नंबर हमने क्रॉस किया था वो ईद के 15 दिन बाद किया था और यहाँ ईद के 10 बल्कि 7-8 दिन बाद हमने 2000 के नंबर को जाके टच किया। तो ये परेशानी की बात थी कि अगर मज़ीद 7-8 दिन हम इंतज़ार करते हैं तो शायद वो जो हाईएस्ट नंबर था सिंध में किसी वक्त 3000 हम उसको भी कहीं क्रॉस न कर जाएँ। तो सख्त फैसले किए गए। उसके बाद आज जब आप नंबर देखेंगे तो नंबर्स 1500 से नीचे आ गए हैं, कभी 900 होते हैं, कभी 1000, कभी 1100 और कभी 1400 के दरमियान वो रहे। तो जो इक़दाम हमने किए हैं उसके मस्बत नताइज आ रहे हैं सामने। अगर हमारे कराची के शहरी ख़ास तौर पर जिन आप ताजरों का जिक्र कर रहे हैं या सूबा सिंध के तमाम वो लोग जिनके बिजनेसेस मुतासिर हुए हैं, कारोबार मुतासिर हुए हैं, अगर थोड़ा सा और उस पर वो बर्दाश्त कर लेंगे इसको तो मुझे उम्मीद है कि ये नंबर हमारा काफ़ी नीचे आ जाएगा और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि तमाम चीज़ें हम आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर मुआशी तौर पर किसी को नुकसान पहुँचा है तो वो ज़रूर पहुँचा होगा, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन हुकूमत ने ये फ़ैसले ना चाहते हुए किए हैं और ये मजबूरी में किए थे। अगर उसको कोई हमारी सियासी मुखालिफ जो हैं उसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, लोगों के जज्बात से खेलना चाहते हैं, उसको अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये कराची के ख़ास तौर पे जो वो लोग जिनकी ये नुमाइंदगी का दावा करते हैं
ان کے یہ ہمدرد نہیں ہیں. خدا نہ خواستہ کراچی میں اگر کووڈ زیادہ پھیلتا تو وہی لوگ کووڈ کا زیادہ نشانہ بنتے، شکار بنتے، جن کی نمائندگی کا یہ دعویٰ کرتے ہیں اور جن کے یہ اس وقت جن کی آواز بن کر سامنے آ رہے ہیں. ایک سیکنڈ ذرا میں آپ سے سوال یہ کہ آپ یہاں بھی رہے، لندن بھی رہے، کیا لندن میں اپنی سیاست کی جا سکتی ہے یا وہاں سے آئے؟ لندن کے حالات کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ لندن کی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں سیاست کا کہ سیاست ہو سکتی ہے، کیا ہو سکتی ہے، وہ ابھی آپ ایک مقوصے کا شکار ہے پوری قیادت سے لے کے اور وہ پارٹی تک، جس کا تعلق صرف لندن کہلاتا ہے. اور جہاں تک آگے بات رہی جو وہاں کے لیڈر ہیں ان کی جو حرکات ہیں اور جس طریقے سے وہ ویڈیوز وائرل کرتے ہیں، چیزیں وائرل کر رہے ہیں، اس سے آپ بخوبی ان کی ذہنی اپروچ کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ آج کل ذہنیت کے کس مراحل میں ہیں. بڑے دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ 30-35 سال رہے، ان کو سپورٹ بھی کرتے رہے، ان کی جسٹیفیکیشن بھی دیتے رہے، لیکن کسی بھی چیز کی کوئی حد ہوتی ہے. جب وہ حد ہو گئی تو پوری دنیا نے دیکھ لی. اور یہاں پیپلز پارٹی میں میرا آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ شہری اور دیہی کی جو تفریق ہے اس کو ایک ختم کیا جائے. اور خاص طور پہ جو کراچی کی یوتھ ہے اس وقت، جو ایک بیچاری ایک شکار ہے کہ ہم کیا کریں اور بڑا ایک ذہنی طور پہ پریشانی کے عالم میں ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی اپروچ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں. اور شامل جب تک پیپلز پارٹی میں وہ شامل نہیں ہوں گے تو اپنے مسائل کو کس طریقے سے وہ اجاگر کریں گے. تو پیپلز پارٹی میں آنے کا مقصد اور یوتھ کو کراچی کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں. اور اگر آپ کو پارٹی میں شامل ہوں گے تو آپ پارٹی سے اپنی چیزیں منوا بھی سکتے ہیں. باہر بیٹھ کے صرف 2-4 جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ اپنے نام کی فیس ویلیو بڑھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اس کے علاوہ جیسا آپ نے خواجہ اعجاز الحسن صاحب کی بات کی، یہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آگے ان کی کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جس کا ووٹ لے کر آئے، جس کے دیکھ کے یہ چنے کھا رہے ہیں اور چاول کھا رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ آخری ہے. اب یہ اپنے نام سے جب آئیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے ہوتا ہے، تو یہ صرف اور صرف اہل کراچی کو ذہنی طور پہ پریشان کرنا اور ان کو مزید مقصد یہ کہ اسٹیج کے اندر ڈالنے والی باتیں ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاستدان جو ہے اس کو سیاسی روایتوں کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی قوم کو ریلیف دینا چاہیے اور قوم کو ریلیف جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لینا چاہیے. ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے کہ تمام منتخب ہونے والی حکومتیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی رہی ہیں. تو کیا صرف وہ وزارتوں آنے کے لیے پیپلز پارٹی بہت اچھی ہے، شامل ہونے کے لیے اچھی نہیں؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. جی یہ تھوڑی دیر کے بعد ہم سے پریس کلب میں جو ہے سب تاجر تنظیمیں جو ہے پریس کانفرنس کرنے والی ہیں اور وہ خود بخود کاروباری جو مراکز ہیں وہ کھولنے کا اعلان کرنے والی ہے. تو یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے اور آپ لوگ کہاں کھڑے ہوں گے جب یہ لوگ خود بخود اپنی دکانیں کھول کے اور لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ایک طرف ظاہر یہ زور دیا جائے گا آپ کی طرف سے کہ بند کریں، وہ کہیں گے بھائی نہیں کرتے، تو یہ خانہ جنگی کی طرف صورتحال جائے گی. کیا ہوگا؟ دیکھیں، ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی کے ساتھ، نہ ان کی ہم سے لڑائی نہ ہماری ان سے لڑائی. کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ ان کے صوبے میں معاشی سرگرمیاں کم ہوں یا نہ ہوں. سرگرمیاں زیادہ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ سندھ حکومت کے اپنے ریونیوز بھی بڑھیں گے، فیڈرل گورنمنٹ کے ریونیوز بھی بڑھیں گے اور اس میں سے ظاہر ہے کہ اس کے حساب سے ہمیں بھی شیئر ملے گا. تو یہ جو صورتحال اس وقت آپ بتا رہے ہیں میرے علم میں نہیں ہے. اگر وہ کوئی بات ایسی کرتے تو دیکھیں گے کیا بات ہوتی ہے. لیکن بہت ساری چیزیں بات چیت کے ذریعے ہم نے ماضی میں بھی حل کی ہیں اور آئندہ بھی عمل کریں گے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ سخت فیصلے کیے بھی ہیں تو وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے صوبے کے لوگوں کو ایک وبا سے، ایک مرض سے بچانے کے لیے کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمارے جو ٹریڈرز ہیں وہ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے. اور مجھے امید ہے کہ یہ ہم اس حد تک جو آپ کہہ رہے ہیں خانہ جنگی والی صورتحال اللہ نہ کرے وہ پیدا نہیں ہوگی، نہ پہلے ہوئی نہ آئندہ ہوگی. بہت شکریہ.